स्वागत है साथियों। आप सब लोगों का स्वागत है साथियों मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पे आज हम डिस्कस करेंगे, जो है आपका डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है ना, सामाजिक शोध में जो अलग अलग इसके चरण हैं उन चरणों की बात करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे पक्का। ठीक है ना, 2 नंबर ये 101% आपके हो जाएंगे। आप इसको ध्यान से अगर देखते हैं समझते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, हर एवरी ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान से करना है आप लोगों को। ठीक है ना, तो इससे और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी लाइक करेंगे तो कोई ऐसी नहीं है, नहीं लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है ना, मेरा तो काम है आपको पढ़ाना, पेशा ही यही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सामाजिक शोध के विभिन्न चरण। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति, मतलब ऐसे निष्कर्ष प्राप्त करना जो कैसे हो, वैज्ञानिक हो। ठीक है ना, सामान्यीकरण करना। ठीक है, नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो हम अनुसंधान में करते क्या है, किसी समस्या को सॉल्व करते हैं, कुछ नियम से बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा काम हम करते हैं। ठीक है ना, इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक कार्यविधि का सहारा। ठीक है ना, क्या होगा, वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक कार्यविधि का सहारा लेना आवश्यक होता है। इस पद्धति या कार्यविधि के कई चरण होते हैं, कई सारे चरण होते हैं, जहाँ मतलब शोधकर्ता को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। भौतिक, अब ये क्या है, सामाजिक शोध भौतिक विज्ञान की तुलना में अधिक व्यापक है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मानव व्यवहार होता है। ठीक है ना, जो किसी नियम से बंधा नहीं होता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता सुनिश्चित और सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक कार्यविधि के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखता हुआ आगे बढ़े। मतलब जब आप रिसर्च कर रहे होंगे ना, तो आपको ना जो जो इसकी कार्यविधि की जो चरण है ना, उन चरणों को ध्यान में रखना होगा और उन चरणों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अदरवाइज आपकी जो शोध है ना वो विश्वसनीय नहीं होगी। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान प्रारंभ से अंत तक सुनिश्चित ढंग से कार्य किया जाता है। इसमें एक निश्चित क्रम में, एक चरण से दूसरे चरण में, दूसरे चरण से तीसरे चरण में, अर्थात क्रमानुसार किसी इस विभिन्न चरणों से होता हुआ आगे बढ़ा जाता है। तो क्या होता है, ऐसा है कि भाई पहले एक कार्य करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, ये करके स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ये काम कर लिया फिर उसके बाद सीधे किसी और चरण पे पहुंच गए, नहीं। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इस सामाजिक शोध के चरणों को लेकर विद्वानों में अलग थोड़ा मतभेद है, परंतु इसके जो चरण है ना मूलतः एक ही है। तो हो सकता है कि भाई कुछ विद्वान इसमें किसी कहीं किसी चरण को आगे पीछे करते हो। ठीक है ना, या किसी चरण को कम या किसी चरण को ज्यादा महत्व देते हो। ऐसा होता है, विद्वानों के अंदर मतभेद है। कुछ विद्वान उद्देश्यों को ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ विद्वान परिकल्पना को ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ विद्वान डाटा कलेक्शन को ज्यादा महत्व देते हैं, या कहीं कहीं वो कुछ चरणों को आगे पीछे कर देते हैं, है ना। लेकिन क्या है, इसके चरण होते हैं। ठीक है, वो मूल चरण इसके होते हैं। ठीक है ना, इतना अवश्य शोधकर्ता अपने अध्ययन में किन चरणों का उपयोग करेगा और किस क्रम में करेगा, ये शोध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब दोस्तों क्या बोलते हैं, जैसे अब एक परिकल्पना है। ठीक है ना, कुछ शोध ऐसे होते हैं जिसके अंदर परिकल्पना आपको इस शुरू में ही बनानी पड़ती है, और कुछ शोध में जैसे जो अन्वेषणात्मक शोध होते हैं, खोजी प्रकार के शोध होते हैं, उनमें परिकल्पना बाद में निर्मित की जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि इसमें मतलब आपकी शोध कैसी है। ठीक है ना,
तो उस शोध पे डिपेंड करेगा कि आप किन किन चरणों का उपयोग करोगे और किस क्रम में करोगे, ठीक है ना। तो ये आपकी शोध पे डिपेंड करेगा, आपकी शोध की प्रकृति कैसी है। अब ये इसके स्टेप्स हैं। इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे ना। समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, इकाइयों का निर्धारण, परिकल्पना का निर्माण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, सूचनादाताओं का चुनाव, सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण, उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण, अग्रगामी अध्ययन कहते हैं इसको, पायलट स्टडी भी कहते हैं, स्टडी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हो गया तथ्यों का अवलोकन व संकलन, तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन, तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन, सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन और प्रतिवेदन, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हम करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब क्या है, सबसे पहला स्टेप आएगा, कोई भी आप रिसर्च चालू करोगे उसमें सबसे पहले आएगी समस्या, ठीक है ना, समस्या का चुनाव या विषय का चुनाव, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय आप जो होगा उसको रिसर्च का विषय बना लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको किसी विषय को चुनने से पहले उस विषय की, उस समस्या की उपयोगिता क्या है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई विषय की क्या है, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता, ठीक है ना, कि आप जो सब्जेक्ट चुन रहे हो उसका उपयोगिता क्या है। पता चले आपने ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया जिसका जिसका फायदा ही नहीं हो रहा समाज में, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई भला नहीं हो रहा, तो ऐसी समस्या विषय शोध के विषय नहीं कहलाते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, आप जिस सब्जेक्ट का चुनाव किया है उसके संबंधित डाटा है कि नहीं है, ठीक है ना, कोई डाटा है कि नहीं है। आप कोई ऐसा विषय चुन रहे हैं जिससे संबंधित डाटा ही नहीं है, ठीक है ना, डाटा नहीं है, तथ्य नहीं है, तो आप काम कैसे करोगे, ठीक है ना। डाटा नहीं है तो आगे उस रिसर्च को आगे कैसे बढ़ाओगे, रिसर्च को आगे कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, डाटा होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो फिर रिसर्च का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपको बीच में दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, आपकी मेहनत और पैसे दोनों बर्बाद होंगे। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, क्या शोध, शोध जो है वो एक निश्चित समय में पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हो कि उसमें 15 साल लग जाए, ठीक है, और जब 15 साल आप रिसर्च पूरे हो, पता चले समाज और आगे बढ़ चुका है, ठीक है ना, क्या हो गया, समाज और आगे बढ़ चुका है, उस समस्या से आगे नई प्रकार की समस्या हो गई है, या उस समस्या की प्रकृति या नेचर चेंज हो गया है। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई निश्चित समय में पूर्ण हो सके, ठीक है ना। इसीलिए पीएचडी के अंदर में इन्होंने क्या कहा है कि भाई 3 साल, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। तो ये समय समय सीमा के अंदर बांध रखी कि आपको ऐसा टॉपिक चुनना है जो 3 से 5 साल के अंदर पूर्ण हो सके। ऐसा टॉपिक नहीं चुनना है कि मतलब आपका सारा समय ही उसमें बर्बाद हो जाए, ठीक है ना। और उसके पास समय के बाद एक आता है आपका लागत, लागत, लागत माने खर्चा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि इतना खर्चा आ रहा हो कि आप वो खर्चा ही पूरा ना कर पाओ और बीच में शोध को बंद करना पड़े, ठीक है ना। क्या हो कि भाई खर्चा ज्यादा आ जाए, खर्चा ज्यादा आ गया, ज्यादा, तो आप तो बीच में ही बंद कर दिया, बीच में शोध समाप्त कर दी। तो ऐसा 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 ये ऐसी समस्या, ऐसा विषय आपको नहीं चुनना है, ठीक है ना। दूसरा होती है विधियां, कि भैया जो रिसर्च आप कर रहे हो, जो शोध कर रहे हो, उसको करने के लिए प्रविधियां और टूल्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई वो ले लो कि जिसके लिए ना तो कोई विधि ना हो और कोई टूल्स ना हो, तो आप रिसर्च करोगे कैसे। तो ये है समस्या का चुनाव, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण चरण है। संबंधित साहित्य का अध्ययन। अब आपने क्या किया कि आपने वो तो चुन ली, समस्या तो चुन ली, ठीक है ना, समस्या तो आपने चुन ली, समस्या आपने चुन लिया। अब आप क्या करोगे इस चरण में, जो कि दूसरा चरण है, इस चरण के अंदर में क्या करोगे, आप इससे संबंधित जितने भी पत्र पत्रिका, जितने भी पूरे में शोध कार्य, 1 मिनट होल्ड कीजिए।
समस्या का चुनाव करने के बाद आप उस समस्या से संबंधित अब तक जितनी भी किताबें हैं, ठीक है ना, कितनी भी किताबें हैं, ठीक है, जनरल है, पत्रिका है, ठीक है, या फिर उससे शोध ग्रंथ हैं जो मतलब रिसर्च हुए हैं, पूर्व में शोध ग्रंथ हैं, रिसर्च पेपर हैं, पेपर है, इन सब का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आपका कार्य बहुत आसान हो जाएगा। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इस तरह की समस्या, इस तरह के शोध में कौन कौन सी टेक्निक्स लगेंगी, कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, कौन कौन सी प्रविधियों को प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है ना। और नंबर 2, इससे ये भी आपको पता चलेगा कि बाधाएं कौन सी, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आई थी, कौन कौन सी आई थी, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। और एक प्रकार से एक चीज और हो जाएगा कि भाई आपको दोहराव की से छुटकारा मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, दोहराव से छुटकारा मिल जाएगा। दोहराव, अब दोहराव क्या है, मान लो पहले ही किसी ने रिसर्च कर रखा है किसी विषय के ऊपर और आप भी उसी पे रिसर्च कर रहे हो, तो उसका कोई महत्व रहेगा नहीं, ठीक है ना। एक काम पहले ही हो रखा है, आप भी वो काम करोगे, वो काम करके ले जाओगे, तो क्या होगा कि भाई वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, रिजेक्ट हो जाएगा, या वो ये माना जाएगा कि भाई आपने तो वही काम किया जो पहले किसी ने किया है, तो उसमें कॉपी हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, साहित्य की चोरी कहलाएगी वो, और आपका काम क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो इसीलिए दोहराव से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या बेनिफिट हो जाएंगे साहित्य अध्ययन से, आपको ये पता चलेगा कि भाई क्या बोलते हैं, आपकी समझ और ज्यादा विकसित हो जाएगी, समझ और ज्यादा गहरी हो जाएगी। क्या, समस्या को लेके, समस्या को लेकर आपकी समझ गहरी हो जाएगी। गहरी मतलब और ज्यादा जानकारी हो जाएगी, आपको नॉलेज हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें पूर्व में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना, पूर्व में काम हुआ है या नहीं है, पूर्व में कार्य हुआ है या नहीं, और हुआ है तो क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या बचा है, क्या बचा है। तो क्या होगा, आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि भाई पूर्व में इस समस्या से संबंधित पूर्व में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, इसका पता चल जाएगा। तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना, पता चले जो काम हो रखा है वो काम आप भी करने बैठ जाओ तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको विधियों का अध्ययन हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी विधियां यूज होंगी, कौन कौन से टूल यूज होंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस रिसर्च के दौरान आने वाली हैं, ठीक है, और पूर्व में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, और मुझे क्या काम करना है। तो ये आपका साहित्य संबंधित साहित्य का अध्ययन जो होता है दूसरा चरण होता है, और उसके अंदर ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। अब इकाइयों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स, सामाजिक अनुसंधान एक अन्य प्रमुख चरण जो है वो शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण है, और उन्हीं इकाइयों को स्पष्ट परिभाषित करना होता है। आपका जो है इकाइयों का निर्धारण करना है, उन्हें स्पष्ट करना है। इकाइयों का पूर्णतः स्पष्ट और सुपरिभाषित होना आवश्यक है। अध्ययन की इकाइयां ऐसी हों जो अत्यंत सरल मालूम पड़े, ठीक है ना। तो कैसी होनी चाहिए अध्ययन की इकाइयां, जो सरल मालूम पड़े, जैसे निर्धन, कृषक, श्रमिक, मकान, बेकारी, शिक्षित, शहरी, ग्रामीण, ठीक है ना, आदि के अध्ययन के लिए इसमें से जिस किसी इकाई का उपयोग किया जाए उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। अब सपोज करो कि जैसे आपने गरीबी को पकड़ लिया, ठीक है ना, गरीबी को, कहाँ गई गरीबी, निर्धनता, ठीक है, निर्धनता या गरीबी को आपने पकड़ लिया, तो आप इसको परिभाषित करो, ठीक है ना, परिभाषित करना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर मान लो जैसे अगर
आप हिंदुस्तान के संदर्भ में गरीबी को कर रहे हो, तो अगर कोई यूरोप का इस गरीबी को पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां की गरीबी अलग है, वहां पे किसी और को गरीब समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पे गरीब जो है वो वो उसको परिभाषित करने का तरीका अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं ना, ग्रामीण इलाके में शायद 255 रुपए जो शायद महीने का कमाता है या कुछ ऐसे ही है, तो वो गरीब माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे अमेरिका के अंदर क्या होगा, वहां पे तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे तो होगा कम 15-20 हजार रुपए जो कमाता होगा, यहाँ इंडियन करेंसी के हिसाब से शायद उसे गरीब समझा जाता हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, परिभाषित करना जरूरी है, ठीक है ना। जो भी आपकी अध्ययन की इकाई है उसे आप परिभाषित करेंगे, अन्यथा अलग अलग शोधकर्ता और सूचनादाता इसका भिन्न भिन्न अर्थ लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है इसका, अभी जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर आपने इसको परिभाषित नहीं किया ना, तो इसका अलग अलग अर्थ लगाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अब कोई अब वो रिपोर्ट कहती है कि 255 रुपए कमाने वाला गरीब है, ठीक है ना, और शायद 355 रुपए शहरी इलाकों के अंदर में। लेकिन हमसे अगर पूछा जाए कि गरीब कौन है, तो हम कहेंगे भैया जो 15-20 हजार रुपए कमाता है ना वो भी गरीब है, ठीक है। या फिर हम ये कहेंगे कि जिसे भाई स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य है, बढ़िया भोजन, नौकरी नहीं है, तो वो गरीब है। तो क्या है कि आपको ना इकाइयों का ना वो को परिभाषित करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो सूचनादाता ना जो आपको ऐसी सूचनाएं दे देंगे जो आपको कार्य में सहायता की जगह क्या हो जाएंगी, बाधक हो जाएंगी, ठीक है ना, बाधक हो जाएंगी। इससे शोध कार्य की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगा, वस्तुनिष्ठता समाप्त होगी। अतः इकाइयों को ठीक से निर्धारित करना और उन्हें स्पष्ट करना, निर्धारित करना और परिभाषित करना आवश्यक है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थर्ड स्टेप था जो हमने अभी किया। अब फोर्थ स्टेप है जो वो परिकल्पना का निर्माण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। परिकल्पना से वैसे भी क्वेश्चन आते हैं और स्टेप्स में भी पूछा जाएगा। अब जैसे भी आप साहित्य का अध्ययन करेंगे ना, तो शोध में आगे बढ़ने के लिए परिकल्पना बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, एक परिकल्पना का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये परिकल्पना होती क्या है, परिकल्पना एक कार्यकारी तर्क वाक्य होती, मतलब आप अपने तर्क से, आपने कुछ जितने भी साहित्य का अध्ययन किया उनसे आपके दिमाग में एक धारणा, एक विचार पैदा होगा कि हाँ भाई ये इसका ये कारण है, ठीक है ना। जैसे मैंने महिला हिंसा, घरेलू हिंसा से संबंधित मैंने बहुत सारे रिव्यू लिटरेचर किए, बहुत सारे बुक्स पढ़े, जर्नल्स पढ़े, तो मेरे दिमाग में एक परिकल्पना बन रही है, एक विचार बन रहा है कि भाई घरेलू हिंसा का जो है, घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण नशा है, ठीक है ना। लोग नशाखोरी है या नशा है। तो ये क्या, ये मैंने एक परिकल्पना बना ली, और इस परिकल्पना का अब इस आगे जो मैं शोध करूंगा उसमें क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, और परीक्षण के दौरान ये सत्य भी सिद्ध हो सकती है, असत्य भी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सत्य सिद्ध होगी, हो सकता है असत्य सिद्ध हो जाए, ठीक है ना। तो क्या है, परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब परिकल्पना क्या करेगी, अनुसंधानकर्ता को दिशा प्रदान करेगी कि भाई आपको इस दिशा में ही काम करना है, आपको क्या करना है, नशेड़ियों का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, घरेलू हिंसा करने वालों का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मुझे उस क्षेत्र का, मुझे सब ये स्पष्टीकरण हो गया कि मुझे किस क्षेत्र में काम करना है। मुझे आपका नशा और आपका आपका ये घरेलू हिंसा, इस क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। और मेरा अब शोध पे पूरा नियंत्रण है, अब मैं इधर उधर भटक नहीं सकता। मैं जब भी इधर उधर जाऊंगा, मेरी कल्पना मेरे को याद दिलवाएगी कि मुझे ये टेस्ट करना है, मुझे इसका परीक्षण करना है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, परिकल्पना क्या करेगी, दिशाहीन अध्ययन पर अंकुश लगा देगी और तथ्यों को एकत्रित करने पर रोक लगाएगी। जो अनावश्यक ऐसे तथ्यों को एकत्रित करने पर रोक लगाती है जो जिनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा तथ्य कलेक्ट कर रहे हैं जो आवश्यक नहीं है, तो हमारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो सभी प्रकार अब एक चीज ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लेना, ठीक है ना, ये अलग लिखना था मेरे को, कि हर तरह के शोध में परिकल्पना का होना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए अन्वेषणात्मक, ठीक है ना, शोध में के अध्ययन के प्रारंभ में सामान्यतः परिकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। ऐसे शोधों में परिणाम के आधार पर परिकल्पना बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि कुछ शोध ऐसे भी होते हैं जिनमें परिकल्पना का निर्माण बाद में किया जाता है, ठीक है।
अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, अब क्या है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण था, अब अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ स्टडी, ठीक है ना। तो शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य आरंभ करने से पूर्व शोधकर्ता अध्ययन की भौगोलिक सीमाएं, ठीक है ना, अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं जो होंगी, जनसंख्या जो होगी उस पर, ठीक है, के आधार पर निर्मित का निर्धारण कर लेना चाहिए हमें। मतलब क्या बोलते हैं कि शोध कार्य से पहले हमें ये निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारी भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी। क्या हम ये शोध किसी जिला में करेंगे, क्या ये शोध किसी शहर में होगा, या ग्रामीण में होगा, किसी ब्लॉक में होगा, किसी पंचायत में होगा, या किसी स्कूल, कहाँ होगा। और हमें एक जनसंख्या भी निश्चित करनी पड़ेगी कि हम इसके कितने ऊपर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अगर आपने जिला निश्चित कर दिया, तो जो आपके खोजी दल है, जो आपके शोध करता है, उनका ध्यान उसी क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा, ठीक है ना, वो बाहर नहीं जाएंगे। अध्ययन क्षेत्र ना तो छोटा हो और ना ही बड़ा हो। अगर आप छोटा ले लोगे तो उसके निष्कर्ष उपयोगी नहीं होंगे, उससे आप अच्छे निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे, विश्वसनीयता कम हो जाएगी, ठीक है ना। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई बात 10 लोग कह रहे हैं और कोई बात 200 लोग कह रहे हैं, तो आप किसका विश्वास करोगे? आप 200 लोगों का ज्यादा विश्वास करोगे। तो इसीलिए अध्ययन का क्षेत्र छोटा नहीं होना चाहिए और ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ा क्षेत्र ले लोगे तो आपको काम करने में दिक्कत हो जाएगी, समय कम पड़ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आएगा सूचनादाताओं का चुनाव, कि भाई सूचना आपको जिनसे डाटा कलेक्ट करना है उनका चुनाव, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट, सूचना एकत्रित करने के लिए अध्ययन के क्षेत्र की सभी इकाइयों या उनमें से कुछ का चुनाव करना होता है। या तो आप समग्र लोगे, क्या लोगे, समग्र को चुनोगे, लेकिन समग्र जो होगा वो महंगा पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना, महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, आप सैंपल लोगे, ठीक है ना, सैंपल, आप सैंपल उठाओगे, क्या करोगे, सैंपल का चुनाव करोगे, सैंपल, सैंपल, ठीक है। अध्ययन के लिए निदर्शन विधि, ठीक है ना, या प्रतिचयन विधि का उपयोग किया जाएगा। इस विधि के द्वारा समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को चुन लिया जाएगा, मतलब ऐसी इकाइयां जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो, ऐसा सैंपल चुन लोगे। समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव शोधकर्ता मनमाने ढंग से नहीं कर सकते, भाई मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया कि भाई सैंपल कैसे करते हैं, ठीक है ना, निदर्शन की विधि, उसके कितने टाइप, कितने प्रकार हैं और वो कैसे करते हैं, वो सारा बता रखा है। तो अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप वहां वो लेक्चर जरूर देखना। तो निदर्शन की निश्चित विधियों को काम में लेता हुआ वस्तुनिष्ठ ढंग से, ठीक है ना, निष्पक्षता, ठीक है ना, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को चुनोगे तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, ताकि सूचनादाताओं की चुनाव में किसी प्रकार की अभिनति या पक्षपात ना आए, मतलब पक्षपात ना आए, ठीक है, वस्तुनिष्ठता ना आए। इसके बाद अगला स्टेप है सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ डाटा, डाटा के सोर्स, टूल्स कौन कौन से हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी लगेंगी, ठीक है, अध्ययन के विधियां कौन कौन सी हैं। तो सूचनाओं के स्रोत मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो आप जो डाटा इकट्ठा करोगे वो कहां से करोगे, या तो प्राथमिक होगा या सेकेंडरी होगा, ठीक है। तो ये आपका सूचना का स्रोत हो जाएगा। सूचना प्राप्ति के स्रोतों का पता लगा लेने के बाद शोध समस्या, सूचनादाताओं एवं क्षेत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपकरणों, प्रविधियों का चुनाव करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमारी शोध समस्या कैसी है, सूचनादाता कैसे हैं, क्षेत्र की प्रकृति क्या है। इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने उपकरण और प्रविधियों का चुनाव कर लेंगे, जिसकी सहायता से प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ तथ्य एकत्रित किए जा सकें। यह शोधकर्ता को यह भी स्पष्ट करना होगा कि तथ्य संकलन हेतु उपकरणों या प्रविधियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपने टूल्स और प्रविधियां चुनी है वो क्यों चुनी है और इसका उपयोग आप कैसे करोगे। तो ये सारे इस स्टेप्स में होंगे। आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रहा हूं, पेशेंस रखिए। आप लोगों को मतलब मैं इतना दे दूंगा कि मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण या अग्रगामी अध्ययन, इसको पायलट स्टडी कहते हैं, पायलट स्टडी, ठीक है ना। यहां से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पायलट स्टडी क्या है, ठीक है ना। प्री टेस्टिंग ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड पायलट स्टडी, ठीक है।
शोध कार्य का आरंभ करने से पूर्व भाई शोध में जो आप उपकरण उपयोग कर रहे हो, ठीक है ना, जो प्रविधियां लगा रहे हो, जो डाटा यूज कर रहे हो, प्राथमिक या सेकेंडरी, ठीक है, तो आपको वो चेक करना होगा कि भाई इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उसके अंदर कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो उसको दूर किया जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक छोटे पैमाने पे एक छोटा सा परीक्षण कर लोगे। जैसे आप मान लो 1000 सैंपल्स लेके एक रिसर्च करना चाहते हो 1000 सैंपल पे, तो आप क्या करोगे, 20, 30, 40 सैंपल उठा के एक छोटा सा टेस्ट कर लोगे कि भाई इस टेस्ट में, इस ये जो मैं परीक्षण करने जा रहा हूँ, इससे इसमें क्या बोलते हैं, मुझे डाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं जो प्रविधियां यूज कर रहा हूँ वो काम करेंगी कि नहीं करेंगी, जो टूल्स हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, निष्कर्ष कैसा निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीजें आप इसमें करके चेक कर लोगे, ठीक है। अगर और ये फिर क्या होगा, ये आपको आगे बढ़ने के लिए बताएगा, ठीक है ना। ये जो आपका मेन शोध रिसर्च होता है ना, उससे पहले किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं भी अभी एक रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने उसको उस पे मैं कितना बेहतर काम कर पाऊंगा, मुझे डाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो मैं टूल्स या प्रविधि यूज कर रहा हूँ वो काम करेगी कि नहीं करेगी, ये सब चेक करने के लिए मैं एक छोटा सा मैंने टेस्ट किया। तो वो मैंने किया, अप्रोक्सीमेट 100 सैंपल्स उसके अंदर मैंने लिए थे। जो मेरा बिग साइज होने वाला है वो 1000 पे मैं काम करूंगा, लेकिन अभी मैंने उसको 100 सैंपल्स पे मैंने चेक कर लिया, और उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए। तो फिर क्या होगा कि अब जब मैं अपना मेन रिसर्च करूंगा, तो उसमें वो काम आएगा, ठीक है ना। तथ्यों का अवलोकन व संकलन, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, तथ्यों का संकलन व अवलोकन। शोध के इस चरण में निर्धारित किए गए उपकरणों प्रविधियों का सहारा लेते हुए संकलन का कार्य आरंभ होता है। मतलब ये क्षेत्र से संबंधित है। अब आप क्षेत्र में पहुंच गए हो, ठीक है। अब तक तो आप क्षेत्र में नहीं थे, आप यहाँ पे क्षेत्र में जाओगे, वहां पे आप अवलोकन करोगे और डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है ना। अवलोकन करोगे आप, इसमें और भी जो आपने मेथड्स यूज कर रखे हैं, जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू, या आपका शेड्यूल, या आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, या आप व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, केस स्टडी, केस स्टडी, एक्शन नहीं आएगा इसके अंदर, केस स्टडी आ गया, ठीक है। इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चन क्वेश्चन नेयर बांट रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का उपयोग करके आप क्या करोगे, आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है ना। सर्वे भी कर सकते हो, आप सर्वे भी कर सकते हो, सर्वे भी कर सकते हो। तो ये सारे यूज करके आप क्या करोगे, आप डाटा कलेक्ट करोगे। इस चरण में सूचना दाताओं से सूचना प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सूचना प्राप्त करेंगे, तथ्य संकलन पक्षपात रहित होना चाहिए, ठीक है ना। पक्षपात मतलब आपको पक्षपात नहीं करना है, और पूर्वाग्रह मुक्त होकर करना है, ठीक है ना। आप किसी धारणा को लेके नहीं चलोगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो चरण आता है, हम्म, अब क्या करेंगे आप, तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन। तो एडिटिंग होगी, कोडिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है, सर्वप्रथम शोधकर्ता प्राप्त तथ्यों का संपादन करता है। क्या करते हैं आप, संपादन करते हैं, उसकी जांच करते हैं, कमियों को दूर करते हैं, तथ्यों को स्पष्टता देते हैं, ठीक है, अनावश्यक सूचनाओं को निकाल देते हैं। इसी को कहते हैं आपका संपादन करना, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या, फिर प्राप्त उत्तरों को विभिन्न संकेतों, प्रतीकों और संख्याओं की सहायता से कुछ समूहों में विभाजित कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं, संकेतन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, संकेतन, ठीक है। फिर तथ्यों का वर्गों में विभाजन एवं वर्ग निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है ना। वर्गीकृत तत्वों को संक्षिप्तता प्रदान करने के लिए संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है दोस्तों। ऐसा करने से तथ्य स्पष्ट, सूक्ष्म, तुलनात्मक हो जाते हैं। आप सारणी में रख लेते हो ना, एक तथ्य आपने इस सारणी में रख दिया, एक तथ्य इस सारणी में रख दिया, तो इससे क्या होगी, वो स्पष्ट हो जाएंगे, तुलना करने में आसानी होगी, और क्या होंगे, सूक्ष्म होंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप निष्कर्ष बड़ी आसानी से निष्कर्ष निकाल पाएंगे, और नियमों का प्रतिपादन आपके लिए सरल हो जाएगा।
तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। इस चरण में संकलित किए गए तथ्यों का अर्थ निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? अर्थ निकाला जाता है और परिकल्पना की सत्यता असत्यता की जांच की जाती है साथियों इसके अंदर, ठीक है ना। जांच करने का प्रयत्न किया जाता है। कार्य और कारण संबंधों की जांच की जा सकती है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि शोध के किस चरण में कार्य कारण संबंधों की जांच की जाती है, ठीक है ना। देखो यहां से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लो, ठीक है। शोध के किस चरण में कार्य कारण कारण संबंधों की जांच की जाती है, की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, शोध के किस चरण में परिकल्पना परीक्षण किया जाता है, किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, शोध के किस चरण में चरों के मध्य संबंध का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। क्या पता लगाया जाता है, जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। शोध के किस चरण में कार्य कारण संबंधों की जांच की जाती है, शोध के किस चरण में परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, और शोध के किस चरण में चरों के मध्य संबंध, क्या आश्रित चर और स्वतंत्र चर हैं, उसके मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए वो है तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन, ठीक है ना। विश्लेषण व विवेचन, ठीक है ना। विवेचन विवेचन, तो वो ये वाला चरण है, तथ्यों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ठीक है। ये वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल लेंगे। अब क्या है अगला चरण जो आ गया, वो है आपका जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। अनुसंधान का यह अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण में निष्कर्षों द्वारा नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अब क्या करोगे कि भाई आप जो निष्कर्ष निकाला है ना, उसके आधार पे क्या करोगे, नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दोगे, ठीक है। तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष निकालोगे वो क्या होंगे, वैज्ञानिक निष्कर्ष होंगे। और आखिरी में प्रतिवेदन। प्रतिवेदन अगर अगर ये अगर क्वेश्चन में हो तो ही इसको लेना, ना हो तो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कहता है कि भाई ये अनुसंधान के या शोध के चरण कौन कौन से हैं, अगर उसमें प्रतिवेदन लिखा हो तो ये आखिरी में आएगा, और ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ विद्वान इसे चरण उसमें चरण में मानते हैं, ठीक है ना, अनुसंधान के चरण में मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको अनुसंधान के चरण में नहीं मानते हैं प्रतिवेदन के बारे में। और प्रतिवेदन के बारे में मैंने एक अलग से रिपोर्ट एक अलग से बना रखा है वीडियो, वो आप जरूर देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना, वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो तो ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं जो कंफ्यूजन करने वाले हो। आप कहोगे यार प्रतिवेदन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत सारे विद्वान प्रतिवेदन को चरण मानते हैं और बहुत सारे विद्वान प्रतिवेदन को शोध का चरण नहीं मानते हैं। प्रतिवेदन को अनुसंधान का अंतिम चरण माना जाता है। प्रतिवेदन के अंतर्गत अनुसंधान में अपनाई गई अध्ययन पद्धतियां, अध्ययन से संबंधित तथ्य, कार्य कारण, निष्कर्ष, नियमों का प्रतिपादन, उद्देश्य क्या क्या थे, उद्देश्य क्या है, परिकल्पना क्या है, परिकल्पना आदि के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। आदि के बारे में
मतलब जैसे कि आपने भाई क्या बोलते हैं, आपने 500 पेज का वो किया, पेज का वो किया, रिसर्च किया, ठीक है ना, आपने रिसर्च किया, शोध कार्य किया, तो आप 500 पेज है ये लिख के किसी को थोड़ी ना बताओगे। आप क्या करोगे, एक छोटा संक्षिप्त में तैयार करोगे, संक्षिप्त में तैयार करोगे। उसके अंदर आप ये सारा बताओगे कि आपने शोध समस्या कहाँ से ली, ठीक है ना, शोध समस्या क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, परिकल्पना क्या है, टूल्स कौन कौन से यूज किए, मेथड्स कौन कौन से लगाए आपने, डाटा कैसा था, प्राइमरी था या सेकेंडरी था, कलेक्शन कैसे किया, सैंपल कौन सा था, साइज क्या था सैंपल का, निष्कर्ष क्या था, ठीक है ना, निष्कर्ष क्या था, और सिद्धांत जो बनाया वो क्या था, ठीक है ना, इसका आप इसमें वर्णन करोगे, ठीक है ना, ताकि लोगों को ना जरा से में ये 4 5 6, ठीक है ना, 4 5 6 पेज में आप बता दोगे, ठीक है ना, हो सकता है 7 8 भी हो जाए, तो इसमें बता दोगे। अब 500 पेज पढ़ने की जगह आपका 5 6 7 पेज पढ़ के ही वो आपका जो भी सूचना प्राप्त करने वाला होगा वो समझ जाएगा, ठीक है, तो इसको प्रतिवेदन कहते हैं साथियों। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और अगर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। आपका अपना यूट्यूबर विजय कुमार हूँ मैं, ठीक है ना, और मैं CSJMU से PhD कर रहा हूँ, 2 बार नेट क्वालिफाई हूँ मैं, और फेलोशिप भी है मेरे पास। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।